नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आरआरबी जेईई 2024 सीबीटी 1 28 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट का मैथ का सवाल कराने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 1 18 दिसंबर 2024 सेकंड शिफ्ट। ठीक है, देखते हैं इसमें कैसा सवाल है। त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल एसी के जहाँ डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और बी सी पर स्थित बिंदु है। यदि बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 7 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज बी डी के क्षेत्रफल और समलंब ए डी ई सी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे जैसे सवाल कह रहे हैं वैसे हम डायग्राम बना लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है कि डी और ई क्रमशः ए बी और बी सी पे है। ठीक है, और चूँकि डी ई ए सी के पैरेलल है, ये जो हमारा है ये इसके समांतर है। ठीक है, इसका मतलब इस त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज बी ए सी में ये कोण बराबर होगा। ठीक है, उसी तरह इसमें ये और ये कोण आपस में बराबर होगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, सर्वांग त्रिभुज हो जाएगा। त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज बी ए सी आपस में सर्वांग हो जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज बी डी और त्रिभुज बी ए सी आपस में सर्वांग सम है। तो इस तरह के सवालों में हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। जो सर्वांग सम त्रिभुज में क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज के किसी एक भुजा का स्क्वायर उसका क्षेत्रफल बताता है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक बी डी 8 सेंटीमीटर दे रखा है और ए डी 7, मतलब यहाँ से यहाँ पूरा कितना हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल और छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे, बड़े में से यदि छोटे का त्रिभुज घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, समलंब ए डी ई सी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी ए सी का क्षेत्रफल बराबर बी डी अपान बी ए या ए बी का होल स्क्वायर। चूँकि भुजा है तो भुजा का स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल होगा। तो क्या हो जाएगा, बी डी 8 है और बी ए कितना है, 15 है। तो 8 बटा 15 को होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 64 और 15 का स्क्वायर 225। ठीक है, तो त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी ए सी का क्षेत्रफल 64 बटे 225 रेशियो आ जाएगा। समलंब डी ए टी ई सी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बताइए। हमें बस इतना निकालना है। हम क्या करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में छोटा वाले त्रिभुज घटा देंगे तो ये हमें मिल जाएगा। त्रिभुज बी ए सी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल 225 माइनस 64 मतलब कहता है 161। इस तरह से हमसे जो पूछा जा रहा है कि त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बटे समलंब ए डी ई सी का क्षेत्रफल 64 बटे 161, यानी 64 सही 64 अनुपात 161। इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला सवाल देखते हैं। पानी की एक टंकी को दो पाइप क्रमशः 34 घंटे और 94 घंटे में भर सकते हैं। जब दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो पानी की टंकी भरने में कितना समय लगेगा। ठीक, जैसे मान लेते हैं हमारा पाइप ए और पाइप बी है। ठीक है, पाइप ए 34 घंटे में और पाइप बी 94 घंटे में भर रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 34 और 94 का एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 2 गुणे 17 है और ये 2 गुणे 47 है, मतलब 2 गुणे 17 गुणे 47 है। ठीक है, 2 गुणे 17 गुणे 47, या तो इसको तुम आप इतना लिखो या तो टोटल 1598 करके लिख लो। ठीक है, तो हम इसको यहीं ले लें ताकि हमको डिवीजन इसको इसमें भागने में आसानी होगी। तो 2 गुणे 17 गुणे 47 मतलब टंकी की पूरी क्षमता कितनी है, 2 गुणे 17 गुणे 47। ठीक है, अब इसमें हम इससे भाग देते हैं, हमें उसकी वो इफिशियंसी मिल जाएगी। तो 2 गुणे 17 गुणे 47 बटे 34 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 दो 4 ये कट जाएगा, बचे कितना 47, तो 17 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। उसी तरह इसका 94 47 गुणे 2 ये कट जाएगा, बचे कितना 17। ठीक है, मतलब दोनों पाइप द्वारा टंकी को भरने में लगा कुल समय कितना हो जाएगा, कुल क्षमता कितनी है, 2 गुणे 17 गुणे 47 बटे 47 प्लस 17। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 गुणे 17 गुणे 47 बटे 64। ठीक है, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, इसका मतलब नीचे तो 32 आ जाएगा। अब इसका हम आपस में गुणा कर लेते हैं, तो 17 सत्ते 119। ठीक, 17 सत्ते 119 मतलब 9 और 11 हासिल, 17 चौका 68, 11 79, मतलब 799 बटे 32 घंटा इतना समय लगेगा जब दोनों टंकी को दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए। तो इससे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है।
आइए एक और सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 480 है तथा संख्याएं 5 और 8 के अनुपात में हैं, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि हमें एचसीएफ एलसीएम दे रखा है और दोनों संख्याओं का आपस में अनुपात दे रखा है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछा जा रहा है। ठीक, तो इसके लिए एक ट्रिक या फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो एचसीएफ का मान कितना है 12, एलसीएम का मान कितना है 480, तो 12 गुणे 480 बराबर, इसको हम 5x और 8x मान लेते हैं। तो पहली संख्या 5x गुणे 8x, ठीक है, 5 8 40 और x एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 12 और 480 हम क्या लिखते हैं 12 गुणे 40, तो 12 गुणे 40, 40 से कट जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान 144। ठीक है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं में अंतर कितना हो जाएगा 8x माइनस 5x बराबर 3x। ठीक है, जहाँ x का मान कितना हमने निकाल लिया है 12, तो 12 3 36। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है 36। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक व्यापारी 35% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से वह ऐसे वजन का उपयोग करता है जो उस पर लिखित या अंकित वजन से 16% कम है। व्यापारी द्वारा अर्जित कुल लाभ निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिए। कुल लाभ प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वास्तविक मान जो था वो 100 था। ठीक, अब वो कह रहा है कि 100 की चीज़ हमें 35% लाभ पर बेच रहा है, मतलब कि 100 का चीज़ जो 135 से बेचने का बात करता है या दावा करता है, लेकिन बेईमानी से वह जो वजन यूज करता है, ठीक है, वो एक्चुअल से 16% कम यूज करना है। ठीक है, तो 100 की जगह कितना यूज करेगा 16%, मतलब इसका 84, मतलब 84। ठीक है, 100 माइनस 16 84 हो जाएगा। इसका मतलब वो 84 की चीज़ को 135 कह के बेच रहा है। ठीक है, तो कितना फ़ायदा ले रहा है 16 35 51। ठीक है, 51 का फ़ायदा हो रहा है, उसका प्रॉफिट हो रहा है। कितने पे हो रहा है 84 पे हो रहा है। इसका मतलब अतः लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 51 अपान 84 गुणे 100। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 17 तियाँ 51 और 3 दूना 6 3 8 24, मतलब 17 गुणे 100 बटे 28। ठीक है, ये भी कट जाएगा, 4 7 28 और 4 दूना 8 4 5 20। ठीक है, 17 गुणे 25 बटे 7, इसको हम गुणा कर लेते हैं, 17 5 85, 17 दूना 34 8 42, 425 बटे 7, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 7 6 42 और 0.7749, मतलब 60.7। हमसे पूछा कि निकटतम पूर्णांक में बताना है, इसका मतलब इसका निकटतम पूर्णांक कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, तो 61%, उसका कुल लाभ कितना हो जाएगा 61%। इसका मतलब हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी और सी में क्रमशः 76 37 और 52 के अनुपात में धनराशि निवेश की। ठीक, यदि वर्ष के अंत में उन्होंने कुल 3850 का लाभ अर्जित किया, तो बी और सी के हिस्से के बीच का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो ए बी सी में क्या अनुपात था 76 37, 76 अनुपात 37 अनुपात 52 के। ठीक है, हमसे सवाल क्या पूछ रहा है बी और सी के बीच बी और सी के हिस्से के बीच का अंतर। ठीक है, चूँकि एक साल का सबका समय समान है। ठीक है, तो जो उनका निवेश का अनुपात होगा वही उनके लाभ का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, तो निवेश का अनुपात इतना है तो ये हमारा लाभ का भी अनुपात हो जाएगा। ठीक, तो 76 अनुपात 37 अनुपात 52 और बी और सी के हिस्से के बीच का अंतर कितना होगा, तो हम देख रहे हैं ये 37 52, दोनों का अंतर कितना है 15। ठीक है, अब इन तीनों को हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 76 प्लस 37 प्लस 52 कितना हो जाएगा 7 6 13 2 15 की 5 और 7 3 10 5 15 1 16 165 यूनिट। ठीक है, इतना बराबर कितना दे रखा है 3850 के, तो 165 यूनिट बराबर 3850 के। इसको हम कितने से काट लें 11 से काट लेते हैं, 11 कम 11, 11 पचे 55। ठीक है, इसको भी काट लेते हैं, तो 11 3 33 5 11 पचे 55, यहाँ 0। ठीक है, इसका मतलब यहाँ कितना होगा 15 यूनिट का मान कितना हो गया 350। हमसे पूछा कितना जा रहा था 15 यूनिट का मान ही पूछा जा रहा था, तो इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आइए कुछ और सवाल देखते हैं। एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 191 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है,
तो इसकी त्रिज्या सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 3πr²। ठीक, 3πr² बराबर कितना दे रखा है इसका मान? 191। तो 3 × 22/7 × r² बराबर 191 के r²। ठीक है, ये इधर जाएगा तो इसमें गुणा हो जाएगा, 191 × 7/66। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा कर देंगे, 7 एकम 7, 7 नवा 63 और 7 एकम 7 6 13, 1337/66 r² का मान है। तो r का मान क्या हो जाएगा? स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा? कड़ी आ जाएगा। r बराबर √1337/66 सेंटीमीटर। इससे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, यदि 3210 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 107 सेंटीमीटर में पार करती है, तो रेलगाड़ी द्वारा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया समय सेकंड में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चल क्या जाएगी? रेलगाड़ी की लंबाई बटे समय। ठीक है, क्योंकि खंभे का लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई की तुलना में नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, तो उसको हम काउंट नहीं करते। तो रेलगाड़ी की लंबाई अपन समय, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 3210 बटे 107 सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जस्ट 3 गुना है, कितना हो जाएगा? 107 का 3 गुना 321। ठीक है, और ये 0 मतलब क्या हो जाएगा हमारा? रेलगाड़ी की चाल कितनी मिलेगी? 30 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि वही रेलगाड़ी यदि 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करे तो कितना समय लेगा। ठीक है, तो अतः रेलगाड़ी द्वारा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया कुल समय कितना हो जाएगा? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है? 3210 प्लस 150 बट्टे रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 30 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब हम 10 से कट जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 321 प्लस 15 बट्टे 3, 321 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 336 बट्टे 3। ठीक है, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 कम 3, 3 दूना 6। ठीक है, इसका मतलब रेलगाड़ी द्वारा 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया गया कितना समय हो जाएगा? 112 सेकेंड। ठीक है, इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक फ्रेंड्स, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में उसे सुधार किया जा सके। और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।